नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के हमारे इस सत्र पे। दोस्तों ये हमारे छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का 6वां वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उसे सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद इसे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊँगा जिसमें चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैप से पढ़ेंगे तो कम से कम उसकी स्थिति के बारे में हम लोग अच्छे से जान पाएंगे, जिससे हमको सभी चीज़ें जो है वह क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में कहाँ था और कहाँ नहीं था। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ें और हैं कि अभी भारत का करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर कंटिन्यू आ रहा है। भारत का तो 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अलावा कल से छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है उसे भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भाषा का और छत्तीसगढ़ी भाषा और ये छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास जो चल रहा है वो तो कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जैसे कि थंबनेल में लिखा है और ये गुप्त वंश और वाकटक वंश यहाँ भी लिखा हुआ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश एवं वाकटक वंश। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, और याद करने की कोशिश करेंगे कि इन सभी से कैसे क्वेश्चन हम लोगों को पूछे जा सकते हैं और हम लोग किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने चाहता तो मैं यहाँ पर 3-4 वंशों को एक साथ ले करके चल सकता था, क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी है। लेकिन मैं यहाँ 2 ही वंशों को लिया हूँ ताकि वीडियो थोड़ा सा छोटा बने और सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ें। तो आइए देखते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश को आप लोग भारत में भी पढ़ते हो और छत्तीसगढ़ में भी पढ़ते हो। भारत में इसलिए पढ़ते हो क्योंकि गुप्त वंश एक बड़ा साम्राज्य है। ठीक है, गुप्त वंश अपने आप में बहुत बड़ा वंश है। इससे संबंधित छत्तीसगढ़ में भी क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, गुप्त वंश को पढ़ रहे हैं। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। वर्तमान ये जो बिहार का क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं पटना, वही पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस क्षेत्र पे गुप्त वंशों का शासन था। ठीक है, इस समय अपना जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और ये हमारी छत्तीसगढ़ की कुछ इस प्रकार स्थिति है। ठीक है, इस प्रकार स्थिति है। एग्जैक्ट तो नहीं बना है, लेकिन इस प्रकार की कुछ स्थिति हमें देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, और यहाँ से लगा हुआ है उड़ीसा। ये वाला क्षेत्र जो है उड़ीसा है और ये जो है कलिंग वाला क्षेत्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने दक्षिण में चल रहा था कौन सा वंश? तो नल वंश। ठीक है, जिस समय गुप्त वंश था उसी समय दक्षिण में चल रहा था नल वंश और उसी समय छत्तीसगढ़ के इधर नागपुर वाले रीजन में, ठीक है, इधर नागपुर वाले रीजन में चल रहा था क्या? अपना नागपुर वाले रीजन में चल रहा था अपना वाकटक वंश। ठीक है, वाकटक वंश और नल वंश तथा गुप्त वंश, ये तीनों वंश 1, 2, ये 3, ये तीनों वंश समकालीन थे। ठीक है, तीनों वंश समकालीन थे। कौन सा? गुप्त, वाकटक एवं नल वंश। ठीक है, तीनों वंश क्या थे? समकालीन थे। गुप्त वंश, वाकटक वंश और नल वंश। ठीक है, इस सभी से संबंधित जानकारी हम लोगों को छत्तीसगढ़ में मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश, वाकटक वंश और नल वंश तीनों क्या थे? समकालीन वंशों के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन तीनों का साक्ष्य जो है एक प्रकार से प्रमाण मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये जो नल वंश है वह आक्रमण कर देता है वाकटक वंश पर, फिर वाकटक वंश हमला कर देता है नल वंश पर, फिर नल वंश आक्रमण कर देता है वाकटक वंश पर। इसलिए इन दोनों को समकालीन तो थे ही, इसके अलावा ये इनसे भी समकालीन थे। जो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहे थे उस समय गुप्त वंश, उस सभी के भी समकालीन थे ये दोनों वंश। ऐसे क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब गुप्त वंश का शासन चल रहा था तो गुप्त वंश में एक राजा हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करवाया था। किससे? तो वाकटक वंशी रुद्रसेन द्वितीय से विवाह करवाया था। इसलिए ये हमें क्या पड़ता है? जान पड़ता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और गुप्त वंश से संबंधित छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों को देखते हैं। ठीक है, आप लोगों की स्थिति तो पता ही चल गया होगा कि गुप्त वंश की स्थिति क्या थी। नल वंश और वाकटक वंश तीनों क्या थे? समकालीन थे। ठीक है, आइए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा वंशों का काल सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग क्या बोलते हैं गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है,
समुद्रगुप्त। अभी मैं गुप्त वंश को पूरा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गुप्त वंश को हम लोग भारत का जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें वंशावली में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले गुप्त वंशों से संबंधित साक्ष्यों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? तो आप लोगों को मैंने बताया था समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हरिसेन द्वारा लिखी गई। हरिसेन कौन है? उसका कवि है। हरिसेन कौन है? समुद्रगुप्त का कवि है। उन्हीं ने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, अर्थात इलाहाबाद क्षेत्र में एक प्रशस्ति पत्र मिला है जिसमें यह लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त राजा ऐसा ऐसा करके उसके वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और उनके समकालीन शासकों के भी बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त किससे पता चलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति से हमको पता चलता है कि इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने विश्व विजय का अभियान देखा था। ठीक है, विश्व विजय करने का क्या रखा था? लक्ष्य रखा था। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये क्या किए? दक्षिण में राजवंशों को हराया। ठीक है, दक्षिण अभियान किया। ठीक है, दक्षिण अभियान किया। ठीक है, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से यह पता चला है, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। और हरिसेन के द्वारा लिखा गया इस प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि इसने विश्व विजय का लक्ष्य रखा था और इस विश्व विजय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दक्षिण अभियान किया था। और इस दक्षिण अभियान के तहत इसने जो शासन कर रहे छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल में शासन कर रहे वाकटक वंश महेंद्र सेन तथा नल वंशी शासक नल वंश का शासन कर रहे, अर्थात ये छत्तीसगढ़ में अर्थात दक्षिण कोसल में और ये बस्तर में अर्थात महाकांतर में शासन कर रहे, दो जगह शासन कर रहे। इन्हीं शासकों को क्या किया था? पराजित किया था। ये कौन था? व्याघ्र राज था। कौन? नल वंश वाला। और ये कौन था? महेंद्र सेन था। ठीक है, आगे हम लोग जब महेंद्र सेन के बारे में पढ़ेंगे अर्थात वाकटक वंश पढ़ेंगे तो मैं आपको और क्लियर बता दूंगा इस चीज़ को कि ये कैसे कैसे हुआ था। अभी सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में याद रखिए। तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, विश्व विजय का लक्ष्य, दक्षिण अभियान, वाकटक वंशी नरेश, महेंद्र सेन तथा नल वंश के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया है। ठीक है, ये किससे पता चला है? इसमें प्रयाग प्रशस्ति से पता चला है। उसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त की पत्नी जिसका नाम है रूपा देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी जिसका नाम है रूपा देवी का साक्ष्य मिला है हमको। कहाँ से मिला है साक्ष्य? तो महासमुंद के कोपरा नामक स्थान से हमको साक्ष्य मिला है। महासमुंद। ठीक है, महासमुंद के कोपरा नामक स्थान से हमको साक्ष्य मिला है प्रसाधन वस्तु के साथ। प्रसाधन वस्तु कहने का मतलब है जो साज सज्जा के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि सजने के लिए स्त्रियों का जो सजावटी सामान रहता है, मेकअप का सामान रहता है मान लो, उन्हीं के साथ कोपरा नामक स्थान से हमको क्या मिला है? इनका साक्ष्य मिला है कोपरा से। ठीक है, महासमुंद में एक जगह है कोपरा, इसी कोपरा से हम लोगों को इनके बारे में साक्ष्य मिला है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी। अब अगला हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त के बारे में क्या जानकारी मिलती है? रामगुप्त कौन है? तो रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त का ही पुत्र है, बड़ा पुत्र था, इसलिए सत्ता रामगुप्त को मिल गया। ठीक है, इसका छोटा पुत्र समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र था विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो देखते हैं रामगुप्त के बारे में देखते हैं। रामगुप्त का सिक्का कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा दुर्ग का बानाबरद नामक क्षेत्र है, वहाँ से 9 सिक्के मिले हैं। ठीक है, दुर्ग के बानाबरद नामक स्थान से 9 सिक्के मिले हैं। इस 9 सिक्के में से एक सिक्का है किसी का, इसी का है रामगुप्त का। ठीक है, और एक सिक्का है समुद्रगुप्त का। ठीक है, और एक सिक्का है चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ठीक है, तो दुर्ग के बानाबरद से 9 सिक्के मिले हैं। इस 9 सिक्के में से एक सिक्का है रामगुप्त का, एक सिक्का है समुद्रगुप्त का और एक सिक्का है चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऐसे कैसे पता चला? ऐसे इसलिए पता चला क्योंकि उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि इनके साक्ष्य मतलब इनके जो सिक्का है उसमें अलग प्रकार का चित्र बना हुआ था। ठीक है, और रामगुप्त का जो समय चल रहा था, समय अवधि के समय उनके सिक्के से पता चला, और समुद्रगुप्त का जिस समय अवधि चल रहा था उस समय समुद्रगुप्त का मिला है। ठीक है, तो 9 सिक्कों में से एक इनका है और किनका 7 इनका है। किनका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ये हो गया रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त के बारे में हम लोग देख लिए, बस इतना ही है, इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद सभी लेकिन शासकों के बारे में कुछ न कुछ तो जानकारी मिलती ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा। अब अगला हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं?
तो विक्रमादित्य के भी नाम से इसे जाना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को भी कहा जाता है। इसका साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? तो एक जगह है खरसिया से इनका धनुर्धारी सिक्का मिला है। धनुर्धारी सिक्का मिला है। किनका मिला है? तो मिला है चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिसको हम लोग कहते हैं विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दूसरा इसके बारे में और क्या चीज़ें हैं? तो इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करवाया था। किससे? मैंने आपको बताया था शुरू में, स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया था, वाकटक के रुद्रसेन से इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करवाया था। इसलिए हम लोगों को गुप्त वंश के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने विवाह करवाया था वाकटक वंशी शासक रुद्रसेन द्वितीय से, तो बहुत सारे साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में भी गुप्त वंश के पाए जाने लगे, क्योंकि उनकी पत्नी का जो ससुराल है वह छत्तीसगढ़ हो गया, और चूँकि उसकी पुत्री का ससुराल जो है वह क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। और उसी क्रम में जो है बहुत सारे शासकों का आना जाना, गुप्त वंशों के शासकों का आना जाना कहाँ लगा रहा? यहीं छत्तीसगढ़ में लगा रहा। इसी क्रम में कालिदास भी आए थे। जब हम लोग पढ़ेंगे क्या वाकटक वंश, तो मैं आपको बताऊंगा कि कालिदास भी यहाँ आए थे और यहाँ उन्होंने मेघदूत की रचना की थी रामगढ़ की पहाड़ी में, और उसे विश्व का द्वार भी कहा है। ठीक है, तो ये सबके बारे में भी पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे कब? वाकटक वंश, कुछ ही देर में। ठीक है, तो अभी देखते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। विक्रमादित्य, खरसिया, धनुर्धारी सिक्का, पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन से हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या अपने आप को महाराजा की उपाधि धारण की थी, तथा इन्होंने वाकटक वंश को महाराज के नाम से पुकारते थे, अर्थात आप महाराज हो और हम महाराजा हैं, ऐसे करके भी बुलाते थे। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद देखते हैं कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है हमको। कुमारगुप्त के बारे में याद रखिएगा, आरंग से क्या मिला है? सिक्का मिला है। आरंग से रत्न जड़ित मयूर सिक्का मिला है। रत्न जड़ित मयूर सिक्का किसका मिला है? कहाँ से मिला है? आरंग से मिला है। एक बात याद रखिए, रिलेट करके सुनिए। मयूर मतलब क्या होता है? मोर होता है ना। मयूर मतलब मोर होता है, और मोर के क्या होते हैं? बहुत सारे रंग होते हैं। तो आरंग रंग, बहुत सारे रंग किसके? मयूर के, तो मोर के। ठीक है, मयूर सिक्का कहाँ से? आरंग से सिक्का मिला है। रत्नजड़ित मयूर सिक्का किसका? कुमारगुप्त का। ठीक है, अगला शासक है भानुगुप्त। देखिए दोस्तों, मैं क्रम से शासकों को नहीं बता रहा हूँ गुप्त वंश का, जिनका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से मिला है बस उन्हीं को ही बता रहा हूँ, और उन्हीं की ही हमको ज़रूरत है और उन्हीं को ही पढ़ना है, क्योंकि उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी शासकों से हमें मतलब भी नहीं है, लेकिन जब गुप्त वंश पढ़ेंगे प्रॉपर भारत के इतिहास में, तब उसको पूरा अच्छे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, बहुत ही फेमस है, क्योंकि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख और जानकारी हमको एरण अभिलेख 510 ईस्वी के आसपास हमें मिलता है। इसी एरण अभिलेख में, अर्थात भानुगुप्त के इस एरण अभिलेख में हमको सरभपुरी शासकों के द्वारा सरभपुरी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। सरभपुरी शासकों के बारे में जानकारी हमको मिलती है, स्पेशली सरभराज। ठीक है, सरभपुरी शासक सरभराज के बारे में स्पेशली हमको जानकारी मिलती है। कहाँ से? भानुगुप्त के एरण अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का भी उल्लेख है 510 ईस्वी के लगभग आसपास, और उसमें सरभपुरी शासकों का भी वर्णन हमको मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने देखा समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त और भानुगुप्त के बारे में। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, अलग से। ये देखो, जो गुप्त वंश है उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे निर्माण कार्य किए, और गुप्त वंश जो है पूरे भारत में निर्माण कार्य में अव्वल तो रहे ही हैं। इसी क्रम में उनसे संबंधित कुछ जानकारी भी हमारे छत्तीसगढ़ से मिली है, जैसे कि विष्णु मंदिर। कहाँ का विष्णु मंदिर? विष्णु मंदिर तो बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ में, लेकिन कहाँ का? तालागांव का विष्णु मंदिर। तालागांव कहाँ है? आप सभी को पता है, बिलासपुर में ही पड़ता है। ठीक है, मनियारी नदी किनारे तालागांव। ठीक है, तालागांव में विष्णु मंदिर क्या है? ये गुप्तवंशी है। ठीक है, तालागांव का विष्णु मंदिर गुप्तवंशी है। उसके बाद इन्होंने जो मंदिर बनवाया है वह है नागर शैली तथा लाल ईंटों से बनवाए हैं, तथा लाल ईंटों का निर्माण
किया है। ठीक है, जब अपने मंदिर उन्होंने बनवाते हैं, गुप्त वंश जो है निर्माण करते हैं, तो उनकी शैली कैसी होती है, नागर शैली तथा लाल ईंटों से निर्मित होती है। इसको देखकर हम लोग जानकारी लगा लिए हैं कि जानकारी प्राप्त कर लिए हैं कि ये गुप्त वंश का ही हो सकता है, क्योंकि गुप्त वंश ऐसे ही प्रयोग करते हैं लाल ईंट नागर शैली का। ठीक है, तो ताला गाँव का विष्णु मंदिर, जहाँ पर सरबपुरी शासकों के द्वारा देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण करवाया गया, और आपको पता है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर को माना जाता है। ठीक है, वहीं पर विष्णु मंदिर है, वहाँ वो कौन से वंश का है, तो गुप्त वंश का है। इसके अलावा जो अभी वर्तमान जिला छत्तीसगढ़ का बना है क्या, बलौदा बाजार से कट के पर बना है क्या, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत आने वाला क्या, बरम केला पुजारी पाली का केवटीन माता मंदिर। ठीक है, बरमकेला पुजारी पाली केवटीन माता का मंदिर जो है वह भी कहाँ किससे संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, तो मैंने गुप्त वंशों के साथ साथ इन सभी चीज़ों एडिशनल चीज़ों को भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, ताला गांव का विष्णु मंदिर भी किससे संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, और बरमकेला जो कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत आता है वर्तमान, बरमकेला में पुजारी पाली केवटीन माता का मंदिर है, वह भी गुप्त वंशों से संबंधित है। इसके अलावा जो गुप्त वंश का शैली थी वो कैसी शैली थी, नागर शैली थी और लाल ईंटों से निर्मित थी, क्योंकि जो विष्णु मंदिर है और बरमकेला का पुजारी पाली मंदिर है, केवटीन माता का मंदिर, वह भी कैसे है, लाल ईंटों से निर्मित है और नागर शैली में निर्मित है, इसलिए हम लोगों को जान पड़ता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये रहे हमारे गुप्त वंश जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से इसमें बनते हैं। ठीक है, सभी को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हमारे अगला वंश, क्या नाम है उसका, वाकटक वंश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग वाकटक वंश के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले देखिएगा वाकटक वंशों की राजधानी। ठीक है, वाकटक वंशों की राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी थी नंदीवर्धन इसकी राजधानी थी। ठीक है, और इस समय छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ से ही स्पेशली ये वंश रहे हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का छोटा सा मैप बना लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में ये इधर पड़ता है महाराष्ट्र छूने वाले क्षेत्र में, इधर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, इसी को बोलते हैं नंदीवर्धन। ठीक है, इधर पड़ता है ये वाले क्षेत्र, इसको बोलते हैं नंदीवर्धन, जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इसी महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राजधानी नंदीवर्धन थी। ठीक है, इसमें वाकटक वंशों का प्रभुत्व था। वाकटक वंश केवल यहाँ ही ना रह करके पूरे छत्तीसगढ़ को भी कंट्रोल करते थे। और यहाँ पर बस्तर में था कौन सा, नल वंश। ठीक है, नल वंश। ठीक है, इसके समकालीन वंश कौन कौन से हैं बोलेगा तो एक था नल वंश। ठीक है, एक था नल वंश और दूसरा था गुप्त वंश। ठीक है, नल वंश, गुप्त वंश, वाकटक वंश, तीनों जो है समकालीन हैं एक दूसरे के। ठीक है, तीनों एक साथ समकालीन हैं एक दूसरे के, और इसी से संबंधित हम लोगों को फैक्ट को जानना है। तो सर्वप्रथम देखिएगा वाकटक वंश। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, कौन से वंश पढ़े थे, नल वंश पढ़े थे। तो नल वंश जो पढ़े थे उससे संबंधित मैंने ट्रिक बताया था, शिव भव असन पृथ्वी में भी नहीं, शिव भव असन पृथ्वी में भी नहीं। इसी से संबंधित हम लोग वाकटक वंशों को भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से ही याद करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए वाकटक दो शब्दों से मिलकर बना है, वाकटक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वाक और दूसरा टक। ठीक है, एक वाक और दूसरा टक। वाक का मतलब क्या होता है, वाक करते हैं हम लोग, मॉर्निंग वॉक, आफ्टर वॉक, इवनिंग वॉक। तो वाक का मतलब समझना, चलना। ठीक है, वाक का मतलब क्या है, चलना, रेंगना, दौड़ना, वाक है। टक मतलब क्या है, देखना। टक मतलब क्या है, एक टक देखना, दो टक देखना, टक देखते रहना। तो टक मतलब है देखना, वाक का मतलब होता है चलना। ऐसे रिलेट कर लो, वाक टक। तो हम लोग चल कर देखते हैं, किसको देखते हैं, तो भगवान को देखते हैं।
चल कर देखते हैं भगवान को, देखते हैं, समझिएगा, चल कर किसको देखते हैं, भगवान को देखते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मेरे प्राण तो सिर्फ आपके हाथों में है। क्या कहते हैं? मेरे प्राण तो सिर्फ आपके हाथों में है, आप ही करता धरता हो, मारो प्राण प्रिय हरि। मतलब मेरे प्राण जब भी निकले वो आपके हाथों से ही निकले, ऐसा हम लोग कामना करते हैं। या फिर हम लोग ये कहते हैं कि मेरे प्राण तो सिर्फ आपके वश में है, आप चाहो तो आज जान ले लो या फिर आप चाहो तो अमर हो जाऊं। ऐसे करके हम लोग विनती करते हैं। क्या करते हैं? वाकटक करते हैं, वाक करते हैं, चलते हैं और चल करके देखते हैं किसको, भगवान को। मंदिर में जाते हैं चल करके और देखते हैं और एक टक देखते हैं और भगवान से विनती करते हैं, मारू प्राण प्रिय हरि। ठीक है, मारू प्राण प्रिय हरि। क्या कहते हैं? मारू प्राण प्रिय हरि, मारू प्राण प्रिय हरि। ठीक है, मारू प्राण प्रिय हरि अर्थात मेरे जो प्राण है वो तो प्रिय हैं किसको? हरि को। हरि मतलब कौन? हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। ठीक है, हरि मतलब श्री कृष्ण जी। तो माँ से याद रखिएगा महेंद्र सेन, महेंद्र सेन। ठीक है, र से याद रखिएगा रुद्र सेन, रुद्र सेन द्वितीय है। ठीक है, प्र से याद रखिएगा प्रवर सेन, न से याद रखिएगा नरेंद्र सेन, फिर प्री से याद रखिएगा पृथ्वी सेन। ठीक है, और फिर ह से याद रखिएगा हरि सेन। ठीक है, हरि सेन। ठीक है, देखिए दोस्तों, वाकटक वंश का भी, वाकटक वंश भी कहाँ के वंश है? भारत के ही वंश है। इनको भी, इनकी भी बहुत बड़ी सत्ता थी गुप्त वंशों जैसे एक समय में। लेकिन हम लोगों को उसी शासकों को याद रखना है जो हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ रोल अदा किए हैं, कुछ रोल निभाए हैं, जिसके सिक्के मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसी को पढ़ना है ना। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, इस ट्रिक से आप लोग उस सभी शासकों को याद कर सकते हो जिनकी हमारे छत्तीसगढ़ में साक्ष्य है। ठीक है, मारू प्राण प्रिय हरि, इन सभी शासकों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। लगभग 6 शासक हैं, जिसमें से हरिसेन के बारे में तो उतना साक्ष्य नहीं मिलता है हम लोगों को, लेकिन ये बाकी साक्ष्य, बाकी जो ट्रिक के द्वारा याद है हम लोगों को, ये सभी के बारे में देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको बताते जाता हूँ इन सभी के बारे में। सबसे पहले महेंद्र सेन, महेंद्र सेन से याद रखिएगा, जब आपको बताया था कि समुद्रगुप्त, जब प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है, समुद्रगुप्त जब भारत विजय कर रहा था, अर्थात दक्षिण विजय कर रहा था अपने विश्व विजय के लक्ष्य के दौरान, तो उसने दक्षिण कौशल के शासक महेंद्र सेन को पराजित किया था। दक्षिण कौशल के शासक महेंद्र सेन को पराजित किया था। और जो बस्तर में निवास कर रहा है ये दक्षिण कौशल, ये पूरा दक्षिण कौशल इधर से आया था, पाटलिपुत्र से आया था और इसको पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद फिर इधर आया, इधर कौन सा पड़ा? नल वंश पड़ा। तो नल वंश के शासक व्याघ्रराज को भी इसने चलते चलते पराजित कर दिया। और समुद्रगुप्त एक नीति अपनाता था, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति, अर्थात सबसे पहले उस क्षेत्र को ग्रहण करता था, फिर उसको मोक्ष दे देता था, अर्थात छोड़ देता था, उसके बाद अपने अनुग्रह में ले लेता था, अर्थात अपने अंडर में ले लेता था और बोलता था कि मेरे अंडर में रह करके तुम स्वतंत्र शासन करो, ऐसे करके। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति से मिली और महेंद्र सेन की भी जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति से ही मिली। महेंद्र सेन ऐसा शासक था और प्रथम शासक था। ठीक है, महेंद्र सेन प्रथम शासक था और किससे हार गया था? समुद्रगुप्त से हार गया था। उसके बाद देखते हैं रुद्रसेन। रुद्रसेन के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। ठीक है, सबसे पहले तो जानकारी यही मिलती है कि रुद्रसेन किससे विवाह किया था। अभी मैं बताया जब गुप्त वंश पढ़ रहे थे जस्ट पहले, तो रुद्रसेन किससे विवाह किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से, प्रभावती से विवाह किया था। और इसके 2 पुत्र हुए थे। कितने पुत्र हुए थे? 2 पुत्र हुए, जिसका एक का नाम था दामोदर सेन, एक का नाम था दामोदर सेन और एक का नाम था दिवाकर सेन। ठीक है, एक का नाम था दामोदर सेन और एक का नाम था दिवाकर सेन। दामोदर सेन ही आगे चल करके प्रवर सेन बना। ठीक है, कम उम्र में ही किसकी मृत्यु हो गई? कम उम्र में ही अब किसकी मृत्यु हो गई? रुद्रसेन की हो गई। विवाह हो गया प्रभावती से। प्रभावती कौन है? गुप्त वंश की है, गुप्त वंश की है, अर्थात प्रभावती का ससुराल हो गया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ वाले एरिए में रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, अर्थात शासक की ही मृत्यु हो गई, राजा की ही मृत्यु हो गई। तो गुप्त वंश के जो शासक थे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने अपना धर्माधिकारियों को, अपने राजपाट में जो शासन कर रहे बहुत सारे अधिकारियों को यहाँ पर भेजे और उसी क्रम में कालिदास को भी भेजे थे। ठीक है, तो अभी आएंगे प्रवर सेन में हम लोग कालिदास जी को पढ़ेंगे और इनका लालन पालन भी करेंगे दामोदर दिवाकर का। ठीक है, तो इसके बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है हमको। ठीक है, प्रभावती से याद रखना, प्रभावती का पूना ताम्रपत्र है। ठीक है,
प्र से याद रखना प्रभावती, प से याद रखना पूना ताम्रपत्र। तो पूना ताम्रपत्र से किसकी जानकारी मिली है बोलेगा तो प्रभावती का मिलेगा। उसके बाद देखते हैं प्रवरसेन, ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रवरसेन, इधर लिख देता हूँ प्रवरसेन। इस प्रवरसेन के बारे में याद रखिएगा। प्रवरसेन क्या था, एक लेखक था और रचना करता था, पुस्तकों को रचना करता था। साहित्य इसको बहुत ही प्रिय था, ठीक है, साहित्य इसको बहुत ही प्रिय था। और इसने एक रचना किया है सेतुबंध नामक। अगर दिख नहीं रहा होगा और समझ में नहीं आ रहा होगा राइटिंग, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए, मैं राइटिंग सुधारने की बहुत ही कोशिश करूँगा, ठीक है। सेतुबंध नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी तो प्रवरसेन ने की थी, ठीक है भाई। जब प्रवरसेन छोटे थे, अर्थात इसकी मम्मी अर्थात कौन, प्रभावती जब शासन कर रही थी देख रेख संरक्षण में, प्रवरसेन तो छोटे थे, तो इसके लालन पालन के लिए अर्थात इसके अध्यापन के लिए कौन आए थे, कालिदास जी आए थे। अध्यापन के लिए कालिदास जी आए थे और यहाँ पर आके उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। मेघदूत नामक एक महाकाव्य है, उसकी रचना की थी किसने, कालिदास जी ने। कालिदास कौन थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के भाट कवि थे, अर्थात उनके दरबार में रहते थे। उन्होंने ही यहाँ भेजा था और जाओ देखो मेरे नाती को दामोदर सेन को पढ़ाओ लिखाओ करके, तो कालिदास को भेजा था इन्होंने। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी में आ करके इन्होंने क्या कर दिया तो मेघदूत की रचना कर दी, ठीक है। उसके बाद इससे फैक्ट दो पुत्र हुए, दामोदर सेन और दिवाकर सेन, और दामोदर सेन ही आगे चल करके क्या बना, प्रवरसेन बना, ठीक है। तो इससे संबंधित फैक्ट ये रहे, इतने सारे हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया कौन, नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन के बारे में आप लोग याद कीजिए, गौर फरमाइए, नोट्स को देखिए, जो भी कीजिए, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। नरेंद्र सेन वही नरेंद्र सेन है जिसको किसने हराया था, भवदत्त वर्मन, जो कौन था, नलवंशी शासक था, ठीक है, नलवंशी शासक था। उसी ने हराया था किसको, इस नरेंद्र सेन को, ठीक है। ये इस नरेंद्र सेन को वाकटक नलवन के शासक भवदत्त वर्मन ने हराया था। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है तो रिद्धिपुर नामक ताम्रपत्र से हमको पता चलता है कि नरेंद्र सेन को किसने पराजित किया था तो भवदत्त वर्मन। कौन था भवदत्त वर्मन जो था वह शासक था नल वंश का, और भवदत्त वर्मन बहुत ही शक्तिशाली शासक था। अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान नरेंद्र सेन को पराजित किया था, रिद्धिपुर ताम्रपत्र के अनुसार हमको पता चला है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पृथ्वीसेन। जब पृथ्वीसेन आया तो अपने पिता का बदला लेने के लिए, अर्थात नरेंद्र सेन को तो हरा दिया किसने, इसने नलवंश के भवदत्त वर्मन ने, रिद्धिपुर से पता चला और इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। लेकिन जब पृथ्वीसेन आया अर्थात अपने पिता का बदला लेने के लिए, वो गया कहाँ, नलवंश में गया और नलवंश की राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया। और जो रिद्धिपुर से जो जिसका साक्ष्य मिला है भवदत्त वर्मन, उसके पुत्र अर्थपति भट्टारक को क्या कर दिया, विजय कर दिया, हरा दिया, और उसकी राजधानी को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, ठीक है। यहाँ से आया था भवदत्त वर्मन और यहाँ से गया पृथ्वीसेन। उसके बाद आया फिर स्कंद वर्मन, वो तो नलवंश में पढ़े ही हैं अपन। फिर आया हरिसेन से कुछ पता नहीं चलता है। इस वंश का अंतिम कैसे हुआ ये हमको जानकारी मिलती है, किससे जानकारी मिलती है तो कलचुरी वंशों ने इसका स्थान ले लिया होगा, ऐसे हम लोगों को कई जगह से जानकारी मिलती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हरिसेन क्या था, अंतिम शासक था। और कलचुरियों ने क्या किया था, इसकी सत्ता को समाप्त कर दिया था। जब इनकी सत्ता क्षीण होने लगी, जब इनका जो राजपाट है वो धीरे से कम होने लगा, ठीक है, इसकी शक्ति क्षीण होने लगी, तो उसी क्रम में क्या है, कलचुरी ने अपना प्रभुत्व स्थापित तो कर ही रहे थे, ठीक है, और उस समय एक्टिव थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको हरा करके इसके जगह खुद कलचुरी वंश की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग किया था, ठीक है, वहाँ के शासकों ने। तो इस प्रकार हम लोगों ने पहले तो गुप्त वंश को पढ़े हैं बहुत अच्छे से, और वाकटक वंशों को भी देख लिए। आप इसको बस याद रखिएगा, मारू प्राण प्रिय हरि, ठीक है, माँ से महेंद्र सेन, र से रुद्रसेन, फिर प्र से प्रवरसेन, नरेंद्र सेन, प्रिय से पृथ्वीसेन और ह से हरिसेन। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा होगा अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा है तो, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। देखिए दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए बोलना ना पड़े, क्योंकि देखिए सभी वीडियो आपको कंटिन्यू मिल ही रहे हैं और बहुत सारे वीडियो अभी इधर अपलोड होने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।